अब इसमें मैं अगर बात करूँ चैप्टर नंबर 2013 के पेपर की, तो उसमें उसने डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, फॉरियर सीरीज, ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इम्प्रॉपर इंटीग्रल, द इनवर्स फंक्शन और अगेन इगन वैल्यू का उसने पूछा हुआ है, मैट्रिसेस, लाइन इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव। तो ये अगेन क्वेश्चन वो रिपीट हो रहे हैं। अभी 3 ईयर्स के हमें पता चल गए कि क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो रहे हैं। अब हम मैं अगर बात करूँ 2018 की, 18 to 19 की, तो उसमें उसने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं पैरेलल वेक्टर के, डायमीटर ऑफ सिलेंडर के, एरिया के, डेरिवेटिव के, अगेन स्लोप उसने फाइंड करने का पूछा हुआ है। और उसने पूछा डिफरेंशियल इंटीग्रल, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, डिस्टेंस, एरिया, और कि हम आपके 2 पॉइंट हैं उनके, तो पॉइंट के दरम्यान में डिस्टेंस कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। और 2019 है उसमें उसने फिर वही सेम वेक्टर के पावर और टेलर सीरीज में से क्वेश्चन आया हुआ था, एक लिमिट में से आया हुआ था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होता है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है और एक इगन वैल्यू होता है, एक रैंक वगैरह होता है। ये भी हम आज डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं और इसके किस तरह से मेथड होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री से इसमें क्वेश्चन आया था, कम्प्लेक्स नंबर से। और अगेन ऑर्डर ऑफ एम जो मैंने अभी बात की कि ऑर्डर आपने फाइंड करना होता है मैट्रिक्स के अंदर। और बाकी स्टॉप वगैरह में से क्वेश्चन थे, वो हम ऐसे ऐसा जो है ना जैसे जैसे गो थ्रू करेंगे हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, हमने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो हम स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट से नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर और कम्प्लेक्स का, अगर हम उस पर आ जाएँ तो ज़्यादातर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे एक तो बेसिक से कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हम उसको लेके चलना है। तो आपने अगर इसको पैटर्न चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग जो है ना वो हर एक चैप्टर की अवेलेबल हो जाएगी नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर, हर एक चैप्टर की। अच्छा जी, हमने स्टार्ट करना है मैट्रिसेस का और डिटर्मिनेंट का। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जितनी भी थ्योरी वगैरह है उसको हमने नहीं देखना। इसमें ये होता है कि जो आपके फार्मूलाज होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, मेनली जो मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेक्निक्स, के इस क्वेश्चन को किस टेक्निक से सॉल्व करना है। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना वो मुख्तलिफ तरह से सॉल्व हो रहा होता है। लाइक एक यही क्वेश्चन है, तो अगर इसका वो कहता है कि ऑर्डर फाइंड करना है या इसका वो कहता है रैंक फाइंड करना है, तो डिफरेंट मेथड से टेक्निक से सॉल्व होता है। लेकिन आपको थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसी चीज़ों का हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो ये अराउंड 30 to 40 मिनट्स के अंदर अंदर मैं आपको सारा जो है मैट्रिक्स का बता दूंगा जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। और ये मैंने जो प्रिपेयर किया मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। मैंने फंक के बुक से किया हुआ है, आपके जो फंक की किप्स की बुक है उससे किया हुआ है। और 10th का जो 9th की जो मैट्रिक्स है उसमें मैं कुछ चीज़ें देखी थी। और उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर जो है वो उसमें से देखा है। उसके बाद एक जीएटी की बुक थी उसमें से कुछ क्वेश्चन देखे थे। और उसके बाद एक यूईटी की बुक है उसमें से देखे थे। मतलब ये सब का कंपैरिजन करके जो है ना वो मैंने नोट्स वगैरह बनाए, वो मैं जो है ना आपको सारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। आपको सिंपल सा उसका पता है, रेक्टेंगुलर अरे होती है जिसके अंदर नंबर होते हैं, ये ब्रैकेट लग जाती है। ब्रैकेट लगने से जो है ना जो भी आपके अंदर क्वान्टिटीज आ रही होंगी इस तरह की जो फॉर्म होती है वो आपके पास एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी, सारी ये बेसिक चीज़ें। अब इसके बाद अगर कम्प्लेक्स बात की जाए तो इसका ऑर्डर होता है कि ऑर्डर आपने किस तरह से फाइंड करना होता है। तो अगर यहाँ पे मैं ऑर्डर की बात करूँ, अगर ऑर्डर किस तरह से होता है, लाइक ये मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, इसके ऊपर अगर मेरे पास क्वान्टिटीज यहाँ पे दी हुई है 1 2 3 4 5 7, राइटिंग इस तरह से होगी क्योंकि इसमें ज़रा राइटिंग मैथ में ज़्यादा होती है। अब इसका ऑर्डर जो होता है वो m क्रॉस n होता है। अब m क्या होता है, m जो होती है नंबर ऑफ रोज होती हैं और n जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस बात को माइंड में रखिएगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। अब ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो इस ये हम 3 क्रॉस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वही होती हैं कि रोज क्या से होती हैं, जो आपके पास वर्टिकल होती हैं वो रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो आपके पास, सॉरी हॉरिजॉन्टल आपके पास रोज होती हैं, वर्टिकल आपके पास कॉलम्स होती हैं। ऑर्डर भी हो गया। अब जो नेक्स्ट एक उसकी कैटेगरी आती है वो आती है इसकी कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है। लाइक 1 क्रॉस 2 का अगर मैट्रिक्स है तो अगर जी क्वेश्चन है किसी का? अच्छा जी, जो इक्वल मैट्रिक्स ये होता है कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स है, लाइक एक मैट्रिक्स में आ रहा है 1 2 4 और 5, तो वो क्वेश्चन ये दे देता है कि जो बी मैट्रिक्स है उसमें जो है ना 1 है, 1+1 है, 3 - 3+1 है, 7 - 2 है।
तो ये बराबर है या नहीं है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करके ये आपस में इक्वली आ जाते हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ उसके जो एलिमेंट्स है विद इन द ब्रैकेट वो दोनों का सेम होना चाहिए और उनके जो ऑर्डर है वो भी उसका सेम होना चाहिए, तो ये आपका हो जाता है इक्वल मैट्रिक्स। अब इसमें मैं टाइप्स की बात करूँ मैट्रिसेस की, तो मैं वन बाय वन बात करता हूँ टाइप्स की जो इंपॉर्टेंस है। रो आपके पास मैट्रिक्स होता है सबसे पहले। इसमें जो थ्योरी वगैरह ना ये किसने डिस्कवर किया था, क्या सा ऑथर था, ये किसी भी चीज़ को नहीं करने की जरूरत। आपको मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, रो का पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होती है, आपको वर्टिकल कॉलम होता है इसका पता होना चाहिए। ये आपका पेज खत्म हो गया, उसके बाद ये भी पेज, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कोई भी। और उसके बाद अच्छा जी आगे टाइप्स हैं, आगे जो मैं अभी टाइप्स बता रहा हूँ आपको। तो उसमें जो पहली हमारे पास टाइप आती है वो आती है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। अब रो मैट्रिक्स ये होता है कि जिसमें आपके पास जो आपका रो हो वो सिर्फ एक हो, बाकी कॉलम जितने मर्जी हो जाएं, ठीक है। उसको बेसिकली हम ये कहते हैं सिंगल रो, जिसमें आपके पास सारी होती है। ये एक आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 4 5 जितने मर्जी कॉलम्स हो जाएं, लेकिन उसमें जो रो की काउंटिंग है वो 1 है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको आप 1 क्रॉस 5 या 1 क्रॉस 2 जो 1 क्रॉस 3 जिस तरह का मैट्रिक्स आ रहा है उसको रो मैट्रिक्स में काउंट करते हैं। तो जो आपका आ रहा होता है कॉलम की शेप में, लाइक उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो अनलिमिटेड तक जा सकती हैं, इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। इसमें कहते हैं 1 4 3 5 9, ठीक है। तो अब इसमें कॉलम एक है और लेकिन नंबर ऑफ रोज जो है वो 4 है, तो ये ऑर्डर जो होगा इसका 4 क्रॉस 1 होगा, क्योंकि एक कॉलम है, तो इस तरह के कॉलम को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेक्टेंगुलर के। अच्छा जो ये जो नेक्स्ट आ रहे हैं दो टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कंफ्यूजन तीन चीज़ों में आती है। रेक्टेंगुलर की कंफ्यूजन आती है, स्केलर की आती है, स्क्वायर की आती है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, स्केलर कहाँ यूज़ करते हैं। बाकी स्क्यू में स्कीमेट्रिक होती है, एक्समेट्रिक सिमेट्रिक का मैट्रिक होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये समटाइम आपस में कंफ्यूज कर देती हैं चीज़ें। अच्छा जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है मैं आपस में मेन चीज़ बताऊंगा कि मेन चीज़ पूरे पैराग्राफ में वो क्या कर रहा है। अब इसमें वो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो आपका एम होता है वो एन के इक्वल नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि जो नंबर ऑफ रोज होती है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती। जहाँ पे आपको इस तरह का मैट्रिक्स मिल जाता है, मैट्रिक्स मिल जाता है, तो उसका मतलब ये है कि वो रेक्टेंगुलर की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं तो यहाँ पे जो है 4 क्रॉस 3 का है, मतलब ना इसकी रोज इक्वल है ना कॉलम इक्वल, और यहाँ पे जो है वो 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सिंपल सी बात है, जो कि हमने रेक्टेंगुलर में बात की थी, रेक्टेंगुलर में हमने कहा था कि वो इक्वल नहीं होते, लेकिन हम स्क्वायर में कहेंगे कि वो दोनों इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। और आगे हम कुछ कैटेगरीज पढ़ेंगे भी कि रैंक की, स्क्यू स्केमेट्री की, एचेलॉन की, नॉन एचेलॉन, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की। उसमें हम देखेंगे कि वो समटाइम स्क्वायर की बात करता है, या हम डिटरमिनेंट की बात करें तो वो कहेगा कि आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो उसका आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो किसको कह रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आ जाती है, वो आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल में तो सिंपल से आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपके पास ये मेरे पास यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बनाया। अब डायगोनल के लिए सबसे जो मेन पहली चीज़ ज़रूरी हो चाहिए वो ये चाहिए कि ये स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 ये इस तरह की कैटेगरी में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा उस पर अब ये कह रहा है कि जो आपके डायगोनल एंट्रीज हैं, अब डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 0 0 1 2 0 3 1 0। अब इसमें डायगोनल जो आपकी एंट्रीज है वो कौन सी हैं, वो आपके पास ये एंट्रीज डायगोनल आ रही हैं। और जो इसकी जो है एंटी डायगोनल हैं, जो डायगोनल नहीं है, वो ये वाली एंट्रीज है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है कि जिसमें आपके पास कोई ना कोई जो एक एंट्री है डायगोनल की वो नॉन जीरो हो, ठीक है। यानी जो ये जो डायगोनल की एंट्री है उसमें से अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो जाती है तो वो डायगोनल की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। और सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पे अगर इसने गिवन किया हो तो इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अच्छा उसके बाद आपका स्केलर मैट्रिक्स आ जाता है। अच्छा स्केलर मैट्रिक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। अच्छा स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ना एक छोटी सी चीज़ है सबसे पहले, कि ये अगर मैं ए मैट्रिक्स लेता हूँ, ए मैट्रिक्स का मैं कहता हूँ कि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास के आ रहा है 0 0 0 के है, फिर अगेन 0 0 0 के आ रहा है। अब के मेरे पास रियल नंबर है। अब रियल नंबर जो है ना ये किसके इक्वल हो सकता है, ये 0 और 1 के अलावा बाकी सबके इक्वल हो सकता है, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक मर्जी इसको ले जाए, ठीक है। उस कैटेगरी में अगर हम डायगोनल एंट्रीज के अंदर ये नंबर पुट करते हैं, उसकी जो भी वैल्यू आती है वो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर फॉल कर रही होगी,
ठीक है। और अगर अगेन इस इंट्रीज का नॉन जीरो होना पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएंगे तो फिर ये नल मैट्रिक्स में आ जाएगा, अगर ये वन हो जाएंगी तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ जाएगा, जिसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसका नॉन जीरो होना और वन और जीरो और वन से ऊपर होना ज़रूरी है, ठीक है जी। और दूसरा ये जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आपके पास। अच्छा, अब हम इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका सिंपल आप ये है कि उसमें आपकी जो मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो वन के इक्वल होती है, ठीक है। ये इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है, ये मैंने आपको बता दिया था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टाइप आ जाती है एडिशन की। एडिशन सिंपल सा ही क्या होता है कि हम एग्जांपल ही बताऊंगा इसकी, जो डिटेल वगैरह है वो आप अगर दिल करे पढ़ने का तो आप उसको देख लीजिए। 1 2 1 2 और एक बी मैट्रिक्स आता है यहाँ पे 2 1 2 1। इसका सिंपल सा आपको पता है कि इसको अगर ऐड करना है तो जो रो का एलिमेंट होगा उसको रो के साथ ऐड करेंगे, जो इस कॉलम का एलिमेंट है उसको इस कॉलम से करेंगे। तो ये इसका सिंपल सा जो आंसर आ जाएगा 3 3 3 और 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसका जो ऑर्डर होगा वो सेम वही होगा जिसका, क्योंकि वैसे भी हम इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स को ले रहे होते हैं, ठीक है जी। ये आपकी एडिशन होगी। अच्छा, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए आपका जो है ना क्या कहते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका अगर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में ना क्या कहते हैं इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आपका जो है ना वो ना हो, ऑर्डर सेम ना हो। अच्छा, इसके बाद जो सबसे सेकंड चीज़ सब्ट्रैक्शन की है, सब्ट्रैक्शन में भी आप सिंपल इसी तरह से करेंगे। ये भी सारी बेसिक सी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे एडिशन हो गया। अच्छा, ट्रांसपोज देख लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास ये एक मैट्रिक्स है जिसको कहते हैं जी कि वो 1 2 4 1 2 4 या 0 0 1 इस तरह का एक मैट्रिक्स है आपके पास। जी, क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे? अच्छा, अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में वो क्या कहता है, ट्रांसपोज में वो सिंपल ये कहता है कि आपने क्या करना है कि आपने जो रोज जो होती हैं उसको चेंज कर देना कॉलम के अंदर। यानी कि अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है तो उसको कैसे ट्रांसपोज लूँगा, आपके जितने भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगी रो यानी कॉलम के होंगे उसको आप रोज के अंदर चेंज कर देंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करूँ तो किस तरह से आंसर आएगा, ये भी 1 1 0 था, ये यहाँ पे रो के अंदर आ जाएगा। 2 2 0 यहाँ पे आज सेकेंड रो में आ जाएगा। 4 4 1। अब इसमें एक बात जो नोट करने वाली ट्रांसपोज के अंदर वो ये है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगी, वो वही रहेंगी जो पहले आपके पास थी, ठीक है। तो वो उसको आपने इसके मतलब ये माइंड में रखने का, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि डायगोनल एंट्रीज जो ट्रांसपोज की होती हैं वो चेंज होती हैं या नहीं होती है, तो उसका आंसर जो होता है वो ये होता है कि उसकी चेंज नहीं होती। अच्छा जी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सिंपल आप एक उसके अंदर कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं, वो कॉन्स्टेंट किसी चीज़ के इक्वल हो जाता है, इसको बेशक आप रहने दें। सब्ट्रैक्शन का भी हो गया है। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके आगे कुछ आते भी हैं टाइप्स के, मल्टीप्लिकेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो उसको हम अभी वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की, इसको स्टार्ट हम किस तरह से करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपका अगेन ऑर्डर, ऑर्डर अब किस तरह से होता है कि आपकी जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, या आप इसको कह लें ऐसे कह लें कि नंबर ऑफ जो कॉलम होता है वो इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रो के। यहाँ पे आपके ना गिवन भी होगा, जो कॉलम ऑफ ए है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ कॉलम की जो जितनी भी लेंथ है, यानी अगर 4 कॉलम्स है, तो अगर 4 रोज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ 1 7 3 7 और 4 7। यहाँ पे मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 है। और यहाँ पे एक और मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 1 2 2 3 2 4 4 7 0 एंड कुछ भी ले लें आप 0 2 0। अब इसकी जो है नंबर ऑफ कॉलम जो है नंबर ऑफ रोज इसकी इक्वल है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आपको माइंड में रखने वाली है। अब इसकी अगर मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो वो पॉसिबल हो सकती है। सॉरी, इसका आपने इसको बी का ये कहना है, ये बी आपका, ये एक क्रॉस बी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी इसके जो कॉलम है इसकी रोज के इक्वल है। इसमें इस केस में आपने मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है,
लाइक अगर मैं इसकी करता हूँ तो पहला आपका 1 है, 1 1 1 1 होता है, मतलब वो आपको सिंपल पता है 3 3 9 होगा, इसको सिर्फ आपने ऐड करना है। अच्छा, इसका जो ऑर्डर होता है वो आपने किस तरह से देखना होता है, वहाँ पे ऑर्डर का क्वेश्चन आता होता है कि एक मैट्रिक्स है दो, यानी कि मैं कहता हूँ एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 है, और दूसरा मेरे पास बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। तो मुझे आंसर में ये पूछता है कि इसका रिजल्टेंट जो आंसर आएगा उसका कितना ऑर्डर होगा, तो उसका 1 क्रॉस 4 होगा, यानी जो आपका पहला मैट्रिक्स है उसकी रो होगी और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसका आपके पास कॉलम होगा। तो मैं इसके एग्जांपल में ज़्यादा जानना नहीं चाह रहा हूँ, आप खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको मेन चीज़ें जो है ना वही बता रहा हूँ इसमें। बाकी ये सारे एग्जांपल्स इसमें की भी हुई हैं, इसमें 3 रोज हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं, वही सेम चीज़ है आपकी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका आ जाता है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट भी सेम आपका, इसमें भी इतना कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना होता है जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है, यानी कि ए और डी आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन लगेगा, और आपकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं यानी कि बी और सी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, उसका जो भी आंसर आएगा वो आपको हो जाएगा, आंसर शो हो जाएगा। अच्छा, इशू कहाँ पे आता है, इशू आपका यहाँ पे आता है 3 क्रॉस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ थ्री थ्रीज आ रही हैं, 1 4 7 और इस तरह से आ रही है। तो इसके फिर आपने माइनर जो है ना वो डिटर्मिनेशन करनी होती है। माइनर डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं कि आपने जो फर्स्ट इसका जो रो है उसकी पहली एंट्री को लेके बाकी इसको आपने कैंसिल आउट करना होता है, पहली रो को और पहले कॉलम को, यानी यहाँ पे 5 1 1 0 इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस में साइन आएगा, अगेन आएगा, अपने इस रो को छोड़ देना, इस कॉलम को छोड़ देना, 4 1 3। अब मुझे बता दें अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, क्योंकि मैं फिर इसमें टाइम ना वेस्ट करूँ, इसमें ये और ये चीज़ छोड़ देंगे, 4 5 3 एंड 1, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये तो इजी है काफी ना, तो हाँ वो मैं बस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ वो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कोई बोल नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ शायद आपकी चीज़ें आपके लिए नहीं है, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो इतना ये मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ उसके मेडिकल और उसके भी हैं, केमिस्ट्री वगैरह के भी हैं। बिल्कुल लेकिन शेख भाई, बेसिक यहाँ पे थोड़े से केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ठीक है, इस तरह मोटा मोटा थोड़ा सा पढ़ते जाए ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। हाँ वो मैं इसलिए एग्जाम्पल जो है ना वो मेरा करवाने का मकसद यही है कि उनको एफएससी में तो सर सबने पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है, ये एफएससी और मैट्रिक की चीजें हैं, तो मेरे ख्याल में ना ही कराएं तो बेहतर है। चलें ठीक है। बस मैं इस तरह से करता हूँ कि आप मैं इसको लेके चलता हूँ आगे, ठीक है, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए फिर वो आप खुद उसमें ना पूछ लीजिएगा, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे सारे मिलके। ठीक है जी, अब इसमें क्या कह रहे हैं, यस यू शुड मूव ऑन, ठीक है, ओके जी। अच्छा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें सिंपल सा आपके एक बात याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स होगा अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो वो सिंगुलर होगा, उसका नहीं अगर आता है तो वो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है आपकी। एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2, एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 में क्या होता है कि उसमें आपने करना क्या होता है, आपकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं आपने उसको चेंज कर देना होता है, लाइक 1 2 3 और 4 है, उसका जो एडजॉइंट होगा वो इस तरह से होगा कि डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी 4 1, और जो नॉन डायगोनल होगा उसका सिर्फ साइन चेंज होगा, ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इन्वर्स की अगर बात करते हैं तो इन्वर्स में थोड़ा सा आपने करना है। अच्छा, इन्वर्स आपने फाइंड करने के लिए ना इसका फार्मूला होता है, आपको एडजॉइंट पता होना चाहिए सबसे पहले, तो ये इसका फार्मूला होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें मैंने ऊपर बताई हुई हैं, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 3 क्रॉस 3 का भी आ जाता है तो उसका भी आप सिंपल इस तरह से कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका इन्वर्स भी हो गया हमारे पास, ये आगे सारे उसके एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से, तो ये भी अगेन उसने ए इन्वर्स का दिया हुआ है, अगर ए इन्वर्स है तो वो इसके इक्वल होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है क्वेश्चन की, ये यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करें तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चंस का अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो आगे उसकी टाइप्स होती हैं, होमोजेनियस इक्वेशन होती है और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है। होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होती हैं, होमोजेनियस इक्वेशन होती है यहाँ पे a1x प्लस b1xy प्लस c1z इज इक्वल टू यहाँ पे d1 आ गया, ठीक है, यानी राइट साइड पे मेरे पास कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है। इस केस में इसको कहेंगे ये नॉन होमोजेनियस मेरे पास वैल्यू है, ठीक है, ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आएगी।
अगर मेरे पास यहाँ पे आता है a1x प्लस b1y और प्लस c1z इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास होमोजीनियस क्वेश्चन होगी। इस बात को आप माइंड में रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको ना पता होना चाहिए कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अच्छा जी, यहाँ पे अब इसमें ना हमने इसको जब मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो पहले तो हमें इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पता होना चाहिए। इसको कैसे करना है मैट्रिक्स में कन्वर्ट? यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू बी। अब वो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि x की वैल्यूज मुझे फाइंड करके बताएं। ठीक है जी। अब हमने इस a का जो मैट्रिक्स निकालना होता है वो क्या निकलेगा? यहाँ पे a11 निकल आएगा, a12, a21। ये भी सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस आप देखने वाली चीज़ है। और यहाँ पे जो x वाली वैल्यूज हैं वो x1 और x2 है। ठीक है। और यहाँ पे जो राइट साइड पे वो b1 और b2 है। इसको आपने डिफरेंट तरीकों से और डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना होता है। ठीक है। तो ये ईगन वैल्यूज़ में भी ये जो है ना ईगन की जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसमें भी ये लैम्डा यहाँ पे आ जाता है। और लैम्डा हम किस तरह से फाइंड करना था उसको मल्टीप्लाई वगैरह करवाते हैं, उस तरह से हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा जी, उसके बाद ये उसने रियल टाइम एग्जांपल ली हुई है, इसको भी आप देख लीजिएगा उसने किस तरह से किया हुआ है। जॉइंट निकाला हुआ है, फिर ए इनवर्स उसने किया है ए डिटर्मिनेंट के साथ। तो ये उसका सिंपल सा उसने किया हुआ है जिसमें x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ आपके पास। अगर आपके आप में से किसी के पास कैलकुलेटर हो ना, अब ये मेरे ख्याल में आप सब सारे समझदारी होंगे इतने ज़्यादा, तो इसमें प्यास वाला मेरे ख्याल में कोई बंदा सुनने वाला भी नहीं। तो आपके जो है ना मैक्सिमम 80% मैट्रिक्स के क्वेश्चन जो है ना कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि ए का डिटर्मिनेंट भी निकल आता है और जॉइंट भी निकल आता है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है, एडिशन भी हो जाती है, उसका इन्वर्स भी हो जाता है, उसका ट्रांसपोज भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेटर से हो जाती हैं। ठीक है। तो ये आप उस उधर से भी जो है ना कर सकते हैं अगर आप नहीं उसको करके जा रहे थे। अच्छा जी, ये बाकी सारी ये चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ये एक्सरसाइज है। और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को भी इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजर प्रॉपर्टीज़ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ किस किस तरह से होती हैं उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। ये वही प्रॉपर्टीज़ ऊपर जो उसने मेंशन की हुई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी, ये यहाँ पे उसने मल्टीप्लिकेशन करवाई हुई है वही जो हमने ऊपर की सी। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, यहाँ दोनों के अंदर 3 क्रॉस 3 आ रहा है, उसको फिर आप उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो करने वाली चीज़ है वो है डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आपने किस तरह से करना है, तो वो यहाँ पे ये इसमें किया हुआ है। आपके पास अगर 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स आ रहा है तो उसको आप सब में करेंगे या माइनर उसकी डिटर्मिनेशन करेंगे। तो मैंने आपको इस तरह का मेथड बताया था, तो वो आप इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे कोफैक्टर के साथ में। अच्छा जी, डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, इसको भी हो गया आपके पास। उसके बाद प्रॉपर्टीज ये नहीं चाहिए आपको। इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा भाई जी जी। ये 3 क्रॉस 3 से अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ जाए तो उसके लिए डिटरमिनेंट का फार्मूला बता दें, ये नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा होगा। वो भी हम इसी तरह से करते हैं, 2 क्रॉस 2 से जैसे ही ऑर्डर बढ़ता है ना, आप इसी तरह से कर रहे होते हैं। या आपने अगर एक और मेथड करना होता है ना, आप इसमें असल में करते क्या है कि ये जो लार्ज वैल्यू होती है ना मैट्रिक्स की, उसको सब में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। या उसको पहले 3 क्रॉस 3 में कर लेते हैं। ठीक है, उसको 3 क्रॉस 3 में करने के बाद उसको फिर हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं उसके अंदर 2 क्रॉस 2 में। लेकिन मेरे यहाँ पे जो है ना, मैं एक चीज़ बता दूँ कि 4 क्रॉस 4 का आएगा नहीं, वैसे आना हुआ तो 3 क्रॉस 3 का आएगा या 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो ज़्यादातर डिटर्मिनेंट तो वैसे भी नहीं आएगा, आएगा तो फिर वो किसी फॉर्म में आएगा, लेकिन ए इनवर्स पूछ रहा होगा यहाँ पे, ए इनवर्स फाइंड करना है। और ए इनवर्स अगर उसे, अच्छा एक और मैं यहाँ पे चीज़ बता दूँ कि मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आएंगे जो 1 और 2 मिनट में सॉल्व होते होंगे। अब अगर 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट निकालने बैठ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो जाहिर सी बात है कि वो क्वेश्चन वो देगा कि जिसमें आप डिटर्मिनेंट भी इजीली निकाल रहे हैं और जॉइंट वगैरह निकाल के जो है ना उस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं उसको। इस तरह से तो नहीं आता शेख भाई, मेरा ख्याल है कि वो इसका क्वेश्चन जो आता होता है वो उसी में आ सकता है जो आइगन वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, उसमें भी बेसिकली उसके डिटर्मिनेंट को ही ओपन करना होता है। और अगर वो 4 क्रॉस 4 मैट्रिक दे देता है तो उसका फिर तरीका वो को फैक्टर्स वाला है, तरीका उससे किया जा सकता है। और वो आप ठीक कह रहे हैं, काफी लंबा मेथड है वो। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक जो चीज़ आपको याद करने वाली है ना, वो मैं बता देता हूँ, दो चीज़ें हैं।
अगर यहाँ पे नज़र आ जाती, मैं एक साइड पर वाइट बोर्ड पर जो मैंने आपको होमोजेनियस से क्वेश्चन बताए थे ना पीछे, उसमें ना अगर लेट्स सपोज आपके पास होमोजेनियस से क्वेश्चन आ जाती है, ठीक है, वो कहता है कि आपके पास ax प्लस by इज इक्वल टू m और यहाँ पे cx प्लस by इज इक्वल टू n है। इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए वो क्या कहता है कि यहाँ मुझे x और y की वैल्यू आपने बतानी है। इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड्स होते हैं। एक होता है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड होता है, इसको आपने याद रखना है, जिसका मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो ये होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। आपने क्या करना होता है, एक मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है और उसको b से मल्टीप्लाई करवा देना, तो आपको जो x और y की वैल्यूज पता चल जाएगी, ठीक है। एक आपका ये मैट्रिक्स है, और दूसरा जो होता है ना वो आपके पास क्रैमर रूल होता है। क्रैमर रूल का भी मैं आपको जो है इसमें फार्मूला लिख देता हूँ। उसमें ये होता है कि सिंपल आपने x का फार्मूला, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आप a जो x है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और a का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। अगर आपने y का केस लेना है तो a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से फिर आपको y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये आपका क्रैमर रूल है। ये दोनों जो रूल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है ना लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और ये इजीली जो है ना होने वाली भी सवाल है। ओके जी, यहाँ पे उसके बाद एडजॉइंट इनवर्स मैंने आई थिंक बता दिया आपको कि वो अपने उसी तरह से करना है यहाँ पे, लेकिन उसने 3x3 का दिया होगा जी। हाँ जी, ये 3x3 का उसने दिया हुआ है, तो ये उसका मेथड वगैरह सारा वही उसी तरह से करना है आपको, को फैक्टर वगैरह से। लेकिन मैं अगेन वही बता रहा हूँ कि आप इतने कम्प्लेक्स में ना जाएं, सिर्फ वो देखें कि जो क्वेश्चन जो है ना वो इजीली सॉल्व होते होंगे, 1 और 2 मिनट्स में होते होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना ये आपका आ जाता है यहाँ पे ये कुछ टाइप्स आ जाती हैं। यहाँ पे अपर ट्राइंगल के मैट्रिक्स की टाइप है, और अपर में आपको पता ही है कि आपकी जो लोअर की वो वैल्यूज होती हैं वो 0 होती हैं, ठीक है। और लोअर के केस में आपका जब पर भाई जी जी हेलो, जी आवाज़ आ रही है आपकी। तो आवाज आ, वो मैंने पूछना था कि ये को फैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस है? इट इज को फैक्टर और माइनर में फैक्टर बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 है तो उसको पहले 1 लेना है, फिर नेगेटिव लेना है, फिर पॉजिटिव लेना है, फिर नेगेटिव लेना है, और उसमें वो -1 से जो है ना उसको मल्टीप्लाई करवाता है इस केस में, तो माइनस हो जाता है। वो माइनर जो मैं कह रहा हूँ, माइनर जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो माइनर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो 2x2 में कन्वर्ट करने को माइनर कह रहा हूँ। आप कोई और चीज़ उसको वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये लोअर ट्राइंगल भी हो गया। ट्राइंगल जो होता है वो दोनों पे बेस होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक जो है ना ये लास्ट में जो कुछ क्वांटिटीज आ रही हैं, इसका मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि मेन इसमें कंसेप्ट क्या है, मतलब इसमें क्या वो बता रहा है। अच्छा, जो सिमेट्री है ना, सिमेट्री में वो ये कहता है कि अगर ए का अगर मैट्रिक्स है आपके पास, अगर उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसी का, सॉरी क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है। अगर आप जो है ना एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो अगर एक इक्वल आ जाता है तो वो फिर सिमेट्रिक होगा। अगर वो -1 इक्वल आता है तो वो फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है जी। एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म होगी। उसके बाद यहाँ पे हर्मिशन आ जाता है। हर्मिशन में ये कहता है कि आपके पास अगर ए है, ए का आप कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट के साथ आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो एक इक्वल आता है, ठीक है। लेकिन उसी के केस में अगर वो माइनस में आता है तो फिर स्क्यू जो है ना वो हर्मिशन में मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसके बाद बस ठीक है, ये 4 चीज़ हो गई। इन 4 चीज़ों को भी आपने माइंड में रखना है। बाकी उसने वो सारी एग्जांपल वगैरह करके दी हुई हैं। अच्छा, वो कॉन्जुगेट का आपको पता होना चाहिए, उसमें सिर्फ अपना साइन चेंज कर रहे होते हैं और वो आप करते हैं कम्प्लेक्स के। लाइक ये आपके पास 1 प्लस जे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 प्लस, तो आपने जो कॉन्जुगेट वाले होते हैं यानी कम्प्लेक्स होते हैं इसका साइन चेंज करना होता है। ठीक है, यहाँ मेहरान है मेरे साथ यहाँ पे। जी शोएब भाई बिल्कुल। अच्छा मेहरान, वो आप बता रहे थे उनका क्या कहते हैं जो हैं आपके साथ कुछ इंस्ट्रक्टर मैथ वाले। जी मैं शोएब भाई उसका डिटरमिनेंट का बेसिकली बता रहा था कि जो क्वेश्चन आया था वो 3x3 मैट्रिक्स था, लेकिन उसमें जो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा उस तरह का एक क्वेश्चन था। नहीं तो वो उस पे जो मेरी जी आपसे जी बात हुई थी मैथ के इंस्ट्रक्टर के लिए ना। कौन से चैप्टर के लिए?
मैथ के टीचर के लिए तो आप बता रहे थे कि वो आपके पास है कोई बंदा। जी जी, वो कल से इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। मैंने उसको टेक्स्ट किया था, उसने रिप्लाई नहीं दी, तो इंशाल्लाह कल से अवेलेबल होगा। यार ना हमारे पास एक हमने अभी एक अरेंज किया है मैथ का, वो काफ़ी प्रोफेशनल है, आई थिंक उन्होंने उसमें किया और मैथ में भी, तो वो हमें ज़्यादा बेसिक जो है ना डिफरेंशियल और इस तरह के जो चैप्टर्स है ना जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, जिनमें हमें मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, जिसके हम फिर वो क्लास के ऊपर पेज के ऊपर भेज रहे होते हैं इसका सोल्यूशन बताएं, तो वो सारी चीज़ें हमें जो है ना वो थोड़ी करवाएंगे और कंसेप्ट के साथ बता देंगे, वो हमने अरेंज किया, वो होपफुली कि कल तक जो है ना वो अरेंज हो जाएंगे हमारे पास। अच्छा जी, एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका भी मैं आपको जो है ना मेन बता देता हूँ कि इसका कंसेप्ट क्या है बेसिक। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले एचलॉन फॉर्म है, ठीक है, मैं इसको डिस्कस करूँगा। अब एचलॉन फॉर्म क्या होती है कि आपने ना सबसे पहले तो इसमें एक बात याद रखनी है कि m क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो लाइट की ये फर्स्ट रो है, इसके जो जीरो की क्वांटिटीज होंगी वो सेकंड से कम होगी, और जो सेकंड होगी उसकी थर्ड से कम होगी। यहाँ आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो हर नई रो आने वाली जो है ना उसके अंदर नंबर ऑफ जीरो की जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी, ये पहली चीज़ है। और दूसरा आपने इसमें एक बात याद रखनी है कि इसमें जो भी क्वांटिटी यानी लीडिंग जो भी नंबर होगा वो 1 होगा, वो 1 होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अगेन जीरो आएगा और यहाँ पे अगेन 1 आएगा, अब इसमें लीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब जो इसकी थर्ड रो है इसमें जीरो आएगा, इसमें जीरो आएगा, इसमें जीरो, ये 1, यानी जीरो भी हो सकता है वैसे। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है उसमें हम जो है ना उसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि ये 1 के नीचे अगर मैं 4 कर देता हूँ या इसके नीचे 3 कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये रिड्यूस एचलॉन फॉर्म नहीं है, क्योंकि मुझे क्या यहाँ पे फुलफिल करनी है कंडीशन के नंबर ऑफ जो जीरोज है ना नेक्स्ट रो के वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना वो 1 इसका भी 1 इसका भी, तो ये मेरे पास एचलॉन फॉर्म नहीं आएगी। अच्छा, अब रिड्यूस एचलॉन फॉर्म क्या होती है उसमें और इसमें सिर्फ सिंपल सा एक डिफरेंस होता है, उसमें और इसमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ लीडिंग नंबर्स की, यानी 0 1 2 3, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अगेन 0 है, ये 1 है। अब ये सेकंड दो से जो भी रीडिंग नंबर स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे और ऊपर दोनों जगह पे जो है ना वो 0 आएगा, यानी यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा, और यहाँ पे जो भी एंट्री आएगी उसके भी जो नेक्स्ट जो भी एंट्री होगी उसके भी ऊपर 0 होगा और नीचे भी 0 होगा। बाकी जो पिछली जो भी मेथड्स हैं वो फॉलो करेंगे। और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के लिए आपका ना मैट्रिक्स का एचलॉन फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी हम उसको रिड्यूस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जो हम रैंक फाइंड करते हैं, अभी क्वेश्चन आता है कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं। अब रैंक क्या होता है, इसकी रैंक एक मैं शेप भाई एक सिंपल सी इसकी मैं वो पहचान बता देता हूँ, वो ये है कि जो डायगनल है ना, डायगनल के नीचे सारे जीरो होने चाहिए एचलॉन फॉर्म में, और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में डायगनल के ऊपर भी सारे जीरो होने चाहिए। ये इसकी पहचान है सिंपल सी। नहीं, वो असल में ना समटाइम ये भी 0 हो जाता है, डायगनल वाला भी 0 हो जाता है। यहाँ हाँ पे वो भी जीरो हो सकता है, वो भी जीरो हो सकता है, इसके लेकिन उससे नीचे लाजमी बात है कि सारे जीरो हो। नहीं वो, हाँ वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो मैंने ये सोचा था, फिर मैंने ये कहा था कि इसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को, तो मैंने इसलिए फिर उसको नहीं बताने के लिए। ठीक है, उससे रैंक कम हो जाएगी, आप रैंक में बात कर सकते हैं किससे बिल्कुल क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल उसी केस में। तो लेकिन वो ये आपकी बात भी ठीक है, तो आप अगर किसी को इस बात पे वो अगर समझ आए तो आप इस पर जिस तरह से कर लें जिस तरह से आपको ईजी लगता है वो। अच्छा, रैंक की मैं बता रहा हूँ कि रैंक तो ये होता है। अच्छा, रैंक में सिंपल सा आपने ये बात याद रखनी है कि रैंक असल में होता है नॉन जीरो रोज, और रैंक के लिए आपके मैट्रिक्स का रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में नहीं होगी तो आपका जो रैंक है वो नहीं आपका शो कर रहा होगा, मतलब उसमें आप रैंक फाइंड नहीं करते। तो आपने ना रैंक फाइंड करने के लिए पहले अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस में करना होता है। अब कैसे करते हैं, मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स आता है 1 1 1 2 क्रॉस 2 3 4, इस तरह का मैट्रिक्स आ जाता है 3 क्रॉस 3 का। तो आपने इसको आपस में ऐड करके या मल्टीप्लाई करके या डिफरेंट तरह के टेक्निक लगा के ना एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, रिड्यूस एचलॉन में, उसको फिर हम करते हैं। ठीक है, तो इस सब से बचने के लिए ना मैं आपको मेथड बता दूं रैंक का कि आप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें कि आपको जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वो होती हैं आपका रैंक होता है। अब इस केस में कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, आपकी ये 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, तो ये आपका इसका जो रैंक होगा वो 3 होगा। अच्छा, जो उसके मेथड्स हैं वो मैं आपको, जी जी अच्छा, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक एग्जांपल दी है, ये मैट्रिक्स है, इसको इसकी हर्मिशियन प्रूफ किया है इसने। तो इसमें जब इसने कंजुगेट किया है तो वो मुझे समझ नहीं आ रही, इसका बता दें। कौन सा, ये इस टॉपिक के ऊपर जो एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और फिर उसके बाद
कंजुगेट किया है। अच्छा ये जो एग्जांपल 1 है ये वाली, कौन सी वाली? ये एग्जांपल 1 ये की जो बात। H1 और Q के ऊपर जो एग्जांपल है। अच्छा ये वाली इसकी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा ये है स्क्यू हर्मिशन है। स्क्यू हर्मिशन में क्या होता है कि आपके पास ना ए का जो कॉन्जुगेट होता है और उसका ट्रांसपोज होता है वो -a के बराबर होता है, मैट्रिक्स के ऊपर बराबर होता है, ठीक है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपने जो कॉम्प्लेक्स आपके नंबर होते हैं ना, यानी कि -j या आयोटा वाले नंबर होते हैं, उनको आपने इसका साइन चेंज करना होता है बेसिकली। समझ आ रही है चीज़? लेकिन आप देखिए जो गेट किया लेकिन उसका तो इनकेस में उनका साइन नहीं किया इसने। हाँ वो भी परफॉर्म नहीं किया उसने, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इससे भी वो परफॉर्म नहीं किया, नीचे वाले स्टेप में जाके उसने परफॉर्म किया है। नहीं उसने इसमें वहाँ परफॉर्म यहाँ पे जाके किया। ओह अच्छा ठीक है। उसने नीचे वाले स्टेप में कॉन्जुगेट भी ले लिया और ट्रांसपोज भी ले लिया। हाँ वो उसने वही किया, उसने इकट्ठे